नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बिहार में सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सभी ने एक सुर में सम्राट चौधरी पर भरोसा जताया। विजय सिन्हा ने नाम का प्रस्ताव रखा और पर्यवेक्षक के तौर पर दिल्ली से आए शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम का ऐलान किया। एनडीए विधायक दल ने भी उनके नाम पर मुहर लगा दी और नीतीश कुमार ने अपना मार्गदर्शन का आशीर्वाद भी दे दिया। और अब कल सुबह 11 बजे सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन उनके डिप्टी कौन कौन होंगे इस पर फिलहाल सस्पेंस है। जेडीयू की तरफ से डिप्टी की कुर्सी कौन संभालेगा, फिलहाल खुलासा नहीं हुआ। कल सम्राट की शपथ के साथ ही बिहार में बीजेपी युग की शुरुआत हो जाएगी। नीतीश के साथ छोटे भाई की भूमिका में रही बीजेपी अब ड्राइविंग सीट पर आ गई है। बिहार के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार है जब कोई बीजेपी का सीएम बनने जा रहा है। एक रिपोर्ट इससे जुड़ी आप सबको दिखाते हैं। सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम होंगे। पटना में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल ने सम्राट चौधरी को अपना नया नेता चुना और अब वो बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद के सारे दावेदार और सारे विधायक मौजूद थे। नाम प्रस्तावित करने की जिम्मेदारी नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को सौंपी गई, जो खुद भी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री के लिए सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्तावक बनाकर ही संतोष करा दिया गया। पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान ने सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने का ऐलान किया। आप सबने विजय कुमार सिन्हा जी द्वारा प्रस्तावित सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव का समर्थन किया और पूरे हमारे विधायक दल ने, विधानमंडल ने सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी के नाम का समर्थन किया और इस तरह से 2005 से शुरू हुआ बिहार का 20 साल का नीतीश युग आज समाप्त हो गया। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा और अब इसी के साथ नीतीश की बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 20 साल की पारी खत्म हो गई। बात केवल नीतीश युग के खात्मे की नहीं, बल्कि जेडीयू के हाथ से सीएम पद निकलने और पहली बार बीजेपी का सीएम बनने की भी है, जिसकी कवायद शुरू हो चुकी है। सम्राट चौधरी अब बिहार के अगले सीएम होंगे और इस तरह से बीजेपी को पहली बार बिहार में अपना सीएम बनाने का मौका मिला है। सम्राट चौधरी अब राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा करेंगे और फिर उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब अटकलें इस बात की है कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा, एक ही बनेगा या दो, और क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी डिप्टी सीएम होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, बिहार में अब सम्राट युग की शुरुआत हो रही है। नीतीश कुमार युग का अंत हो गया, लेकिन सम्राट चौधरी पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि बीजेपी का 74 साल का जो सूनापन था वो खत्म हो गया है। पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना और चुनौती बहुत सारी है, लेकिन डिप्टी कौन होगा ये भी सबसे बड़ा सवाल है। क्या क्या मुश्किलें, क्या क्या चुनौती होंगी, इसी पर हम बातचीत भी करेंगे। और हमारे साथ शिवपूजन झा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शिवपूजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, क्या आपने उम्मीद की थी? शिवपूजन जी, मुझे नहीं थी उम्मीद कि ऐसे चौंकाने वाले खुलासे जो बीजेपी करती है, इस बार भी कोई चौंकाने वाला नाम होगा, लेकिन जो नाम चल रहा था रेस में वही नाम फाइनल हो गया। बिहार की धरती भाजपा के लिए एक्सपेरिमेंट की धरती नहीं बन पाया और आपने देखा ही होगा कि नीतीश कुमार ने पहले ही एक तरीके से आशीर्वाद दे दिया था। अगर मुझे सही से स्मरण है जी, तो शायद नवादा में जब समृद्धि यात्रा के दौरान, और सम्राट चौधरी लगातार एक शैडो की तरह नीतीश कुमार के साथ चल रहे थे तमाम समृद्धि यात्रा के इसमें। आपने देखा होगा कि जब भी नीतीश कुमार थोड़ा भी ऐसा प्रतीत होता था कि कुछ अलग हट करके करने वाले हैं, तो सम्राट चौधरी एक तरीके से उनके लिए बैकबोन की भूमिका में रहते थे। तो इतना तो स्पष्ट हो गया था कि नीतीश कुमार का आशीर्वाद सम्राट चौधरी को प्राप्त है। अंदर खाने से ये भी खबरें निकल करके आने लगी कि एक तरीके से नीतीश कुमार ने एक शर्त रख दी है कि उनके बाद सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बने। भाजपा के सामने ये शर्त रखी गई, हालांकि ये खबर पुष्ट नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि अब हम देखते हैं कि सम्राट चौधरी जो 2014 में राजद को तोड़ करके उसके बाद जदयू में शामिल होते हैं 13 विधायकों के साथ।
जदयू में बहुत अहमियत नहीं मिलती है तो अपना बेहतर करियर ऑप्शन के लिए फिर हम और उसके बाद फिर भाजपा। ये खुद कह रहे थे आज की 2015 से एक तरीके से बीजेपी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि जो बीजेपी दूसरे राज्यों में अपना पर्चा खोलती थी, एकदम सरप्राइज एलिमेंट थ्रो करती थी। हम उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लें, मध्य प्रदेश का जिक्र कर लें, छत्तीसगढ़ का जिक्र कर लें, राजस्थान का जिक्र कर लें, यहां पर आकर के कहीं ना कहीं भाजपा को ऐसा प्रतीत होने लगा कि अगर लव कुश समीकरण को साधना है, जदयू को रुष्ट नहीं करना है। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार के पास जो सेकंड डोर है वो अभी भी ओपन है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अभी जो आज के बयान को अगर आप गौर करें, जो तेजस्वी यादव का बयान आया था, यानी कहीं ना कहीं वो दरवाजा खोलने की बात तो कर ही रहे हैं। एक लेकिन संकेत तो है, राजनीति में संभावनाएं बहुत मायने रखती हैं और ये संभावनाएं अभी भी हैं। शिवपूंजन जी, यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, ये संभावनाएं हैं अब, लेकिन उसका वक्त जो मुझे लगता है कि काफी देर हो चुकी है। नीतीश कुमार की अब भूमिका क्या रहेगी? मुझे लगता है मार्गदर्शक के अलावा कोई बड़ी भूमिका है नहीं। नीतीश कुमार से एक चूक जरूर हो गई, हालांकि सबसे पहले उन्होंने अपना दांव खेला था आरसीपी के ऊपर। आरसीपी उनको लगा कि भरोसे के लायक नहीं है, तो आरसीपी को जितनी तेजी से उठाया था उतनी तेजी से नीचे गिरा भी दिया। फिर उन्होंने अपना दांव एक तरीके से लगाया और सेकंड इन कमांड बनाने की कोशिश की प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर के साथ भी बात नहीं बनी। तो नीतीश कुमार की अगर विफलता की हम बात करें तो पार्टी के अंदर कोई नंबर 2 तैयार नहीं कर पाए। अब जो लेटेस्ट खबर निकल करके आई है कि निशांत कुमार भी उनके कांधे इतने परिपक्व है नहीं। पब्लिक डिस्कोर्स में या पब्लिक कनेक्ट में निशांत कुमार कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एक कंपैरेटिव एनालिसिस अगर आप कर लें तो जो पासवान साहब हैं वो काफी आगे निकल चुके हैं, लालू के बेटे काफी आगे निकल चुके हैं, यहां तक कि जीतन राम मांझी ने भी अपने बेटे की कुशनिंग कर दी, उनकी पोजिशनिंग कर दी। उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने बेटे की पोजिशनिंग कर दी। नीतीश कुमार चूंकि हर वक्त परिवारवाद की दुहाई दे रहे थे, तो नीतीश कुमार ने अपने बेटे को आगे नहीं किया। अब जो खबर निकल करके आई है कि तो निशांत कुमार शायद उप मुख्यमंत्री के शपथ लेने में शामिल ना हो, उनको थोड़ा परहेज इस बात को लेकर के है। तो मेरा मानना है कि अगर आप सत्ता से दूर हुए तो आपका वो जो कंट्रोलिंग पोजीशन होता है, वो कंट्रोलिंग पोजीशन कहीं ना कहीं ढीला होता है। तो क्या होगा? जदयू के बिखरने का एक डर सता रहा है। अगर नीतीश कुमार ऑप्शन 2 तलाश करने की कोशिश करते हैं या पार्टी के अंदर खाने से कोई दूसरा नेता, कद्दावर नेता ऑप्शन 2 तलाश करने की कोशिश करता है, तो जदयू में बिखराव को कोई नहीं रोक सकता। ये संभावनाएं दिख रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शिवपूजन जी कि मुख्यमंत्री का पद ऐसा पद होता है, उसके लिए सेंट्रल मिनिस्टर जैसा पद कोई मायने नहीं रखता है। हर कोई चाहता है कि अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री बन जाए। अगर नीतीश कुमार का ये छोड़ना क्या पहले से प्लान था, योजना थी, प्लानिंग थी, या फिर अगर बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाना था तो उस समय भी बना सकती थी जब उन्होंने चुनाव जीता था? आखिर इतना वक्त क्यों लिया गया? बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप गौर कीजिए कि 2000 जो है ये चुनाव हुआ था 25 का, तो उसके पहले एक नारा था 2025 से 30 फिर से नीतीश। नीतीश के चेहरे पे चुनाव जरूर लड़ा गया, लेकिन उसी दौरान आपने देखा होगा कि कई प्लेटफॉर्म पर अमित शाह के इंटरव्यू आए। बिल्कुल, वो बार बार इस बात का जिक्र तो कर रहे थे कि नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन कभी भी स्पष्ट नहीं कहा कि मुख्यमंत्री वही होंगे। यानी कि इसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। ये स्थिति इस चुनाव में बिल्कुल अलग थी। आपको याद होगा पिछले बार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी हो गई थी। चिराग पासवान ने तमाम उन जगहों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए थे जहां पर से जदयू चुनाव लड़ रही थी, और इसका डैमेज यह हुआ कि वो तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं भाजपा को 2015 के नतीजों का डर सता रहा था। भाजपा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी और इस वजह से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार ने तो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर से कहा भी था कि जब 43 सीटें आई तो उन्होंने भाजपा से कहा था कि भाई उनका मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन भाजपा ने इसके बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। इस बार स्थिति भाजपा को स्पष्ट थी कि अब अगर भाजपा सत्ता में नहीं आई तो शायद बिहार की सत्ता पे काबिज होना भाजपा के लिए असंभव होगा। लेकिन जिस चेहरे को भाजपा ने चुना है उस पर थोड़ा गौर करने की बात है कि क्या भाजपा के अंदर उनके काडर का, संघ के पृष्ठभूमि का कोई ऐसा नेता नहीं था। सम्राट चौधरी पर ही भाजपा ने आखिर दांव क्यों खेला? यहां पर भाजपा कोई एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर पाई? यहां पर भाजपा कोई चेक क्यों नहीं खोल पाई? ये वजह क्या है इसके पीछे? क्योंकि देखिए मुझे जो जानकारी है सर, शिवपूजन सर, कि ये चौथे नेता हैं जो भाजपा कैडर से नहीं थे फिर भी मुख्यमंत्री बने। हेमंता बिस्वा शर्मा है, मानिक साहा, आप देखिए त्रिपुरा में पेमा खांडू साहब को देख लीजिए, और अब सम्राट चौधरी।
यहां पर कोई दूसरा नेता, क्या बीजेपी के पास कोई इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा चेहरा नहीं था? क्या वजह है जो सम्राट चौधरी को बीजेपी ने हरी झंडी दी? इन सब के बावजूद कि बहुत सीरियस एलिगेशन लगाए थे प्रशांत किशोर ने चुनाव के पहले, और उस एलिगेशन का आज तक कोई सीधा साधा जवाब नहीं मिला है, स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। इसके बावजूद कि यही सम्राट चौधरी थे जिन्होंने कसम खाई थी, पगड़ी बांधा था, और जब नीतीश कुमार के साथ आए तो फिर पगड़ी किस तरीके से उतर गई। लेकिन आज मेरा मानना है कि सम्राट चौधरी ने वो मुकाम हासिल कर लिया जिसका उन्होंने प्रण लिया था। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं भाजपा को यह लगता है कि नीतीश कुमार ने पिछले 2 दशक में बहुत ही मेटिकुलसली एक समीकरण अपने पक्ष में किया है जो 16 से 18% के आसपास का बताया जाता है। और ये जो समीकरण है, ये जो वोटिंग परसेंटेज है, जो वोट परसेंटेज है, भाजपा के लिए बेहद जरूरी है। यही डिसाइडिंग फैक्टर बनता है। इसलिए कहा जाता है ना कि नीतीश कुमार हर चुनाव में कैटलिस्ट की भूमिका में रहते हैं। जिस तरफ रहेंगे वो पासंग की तरह, वो पलड़ा भारी होगा। अब भाजपा की रणनीति क्या है? सम्राट चौधरी को आगे किया, लव कुश समीकरण को साध लिया। अगर सम्राट चौधरी अपने आप को कास्ट लीडर के बजाय नीतीश कुमार की तरह प्रोजेक्शन कराने में, प्रोजेक्ट करने में सक्षम होते, नीतीश कुमार को कभी भी जाति विशेष का नेता नहीं किया गया। अलग बात है कि जात की राजनीति उन्होंने बहुत तरीके से की, लेकिन इसके बावजूद जात विशेष का नेता वैसे उस तौर पर नहीं किया, कहा लेवल नहीं लगा उन पर, लालू प्रसाद यादव को कहा गया। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार पर वो लेवल नहीं लगा कि भाई आप फलाने पॉलिटिक्स करते हैं, फलाने जात के करते हैं। लेकिन अब बदलेगा क्या शिव पूजन जी? क्योंकि नीतीश कुमार का स्टाइल अलग था, अब यहां सम्राट चौधरी का स्टाइल बिल्कुल अलग है। मैंने बहुत पहले उनको देखा था, बहुत एग्रेशन में, बहुत बातचीत भी मेरी है, बातचीत भी मैं उनसे करता था, लगातार इंटरव्यू भी कर रहा था। आपसे भी बात हुई थी मेरी, जब इलेक्शन के दौरान आपसे मुलाकात हुई। लेकिन अब दोनों में, बीजेपी का नया चेहरा और नीतीश कुमार के पुराने चेहरे में क्या फर्क हो जाएगा? काम क्या बदलेगा बिहार में? कैसे होगा चेंजेस? सरकार हाइबरनेशन में चल रही थी। पिछला कैबिनेट कब हुआ था आपको पता होगा। आज कैबिनेट हुआ, जो अंतिम कैबिनेट हुआ। सरकार को हम एक्टिव मोड में देखेंगे, और जिस तरीके की भूमिका में सम्राट चौधरी लगातार रहे हैं, अलग अलग विभागों को संभाला है, और जैसे ही वो गृह मंत्रालय उनको मिला था, आपने देखा था कि कैसे यहां पर एक इनकाउंटर का दौर शुरू हो गया था। यही कुछ बदलाव किया था नीतीश कुमार ने साल 2005 में ना, कि यहाँ के जितने भी अपराधी थे या तो बिहार छोड़ करके भाग रहे थे, 80-85 हजार, मुझे अगर ठीक से आंकड़ा याद है, तो शुरुआत के चंद महीनों में ही इतने अपराधियों की यहाँ पर धरपकड़ हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी, और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई थी, कुर्की जब्ती का कार्यक्रम शुरू हो गया। मुझे लगता है कि वो बुलडोजर मॉडल सम्राट चौधरी जरूर करेंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय इनके पास रहा है और वो मॉडल इन्होंने बहुत हद तक दिखा दिया। लेकिन इन सबके बावजूद मेरा मानना है अनूप की जो लंबी लकीर नीतीश कुमार ने गवर्नेंस की खींच दी है, क्लीन इमेज उनका रहा है, कभी भी भ्रष्टाचार के आरोप उन पर नहीं लगे। उनके जो निकटतम अधिकारी रहे उन पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप जरूर लगे हों, मंत्रियों पर आरोप लगे हों, लेकिन नीतीश कुमार की छवि बहुत क्लीन रही है। सम्राट चौधरी को अपनी इमेज वैसी ही क्लीन बनानी होगी अगर लंबी राजनीति इनको करनी है। और अहम बात यह है कि जो बार बार आरोप लगता था नीतीश कुमार के ऊपर कि अधिकारियों से घिरे रहते हैं और अधिकारी ही यहां पर चला रहे हैं, अधिकारी किसी की सुनते नहीं है, सम्राट चौधरी को कहीं ना कहीं वो जो एक कॉकस है उस कॉकस को तोड़ना पड़ेगा। अगर उस कॉकस को तोड़ने में सम्राट चौधरी अगर सक्षम होते हैं तो यकीन मानिए सम्राट चौधरी को फिर रिप्लेस कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि जाति समीकरण इनके पक्ष में है। जिस हिसाब से अलग अलग पार्टियों से आकर के एक एक्सपीरियंस इन्होंने गैदर किया है, वो एक्सपीरियंस इनके पक्ष में जा रहा है। अभी उम्र तकरीबन 57-58 साल के आसपास की उम्र है, तो इनके पास एक लॉन्ग इनिंग भी बचा हुआ है। बीजेपी ने इनको मुख्यमंत्री बना करके एक तरीके से ये तो साबित कर दिया कि भाई द बीजेपी हैज रैलीड इट्स सपोर्ट फॉर सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी को अपनी एक्सेप्टेबिलिटी पार्टी के अंदर भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि पार्टी मुझे पता है कि अभी 2 खेमे में बटी हुई है। एक खेमा वो है जिनका मानना था कि भाजपा के अंदर का ही किसी को बनाया जाना था, लेकिन नीतीश के समकक्ष ऐसा कोई नेता भाजपा पिछले 20 सालों में डेवलप नहीं कर पाई थी। ये एक सूखा था बीजेपी में, और शायद यही वजह है कि सम्राट चौधरी ने जितनी तेजी से अपना ग्राफ बढ़ाया। आप देख लीजिए 2017 में ज्वाइन करके 2023 में प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं, उसके बाद डिप्टी सीएम, गृह मंत्री, और उसके बाद अब मुख्यमंत्री। इतना ग्राफ तो शायद बीजेपी के भी किसी नेता का नहीं बढ़ा होगा शिव पूजन जी। किसी का नहीं बढ़ा, अगर नितिन नवीन को हम छोड़ दें तो। बिल्कुल, नितिन नवीन एक सरप्राइज एलिमेंट थे। आप गौर कीजिए कि 2014 के चुनाव में अमित शाह अपने हेलीकॉप्टर पर
रामकृपाल यादव को घुमाया करते थे। रामकृपाल यादव जब राजद छोड़ करके इस तरफ आए थे तो शायद भाजपा ने ये उम्मीद संजोई थी कि जो वाई समीकरण है, एम और वाई समीकरण, तो वाई समीकरण में शायद सेंध लगा पाएंगे रामकृपाल यादव। भाजपा की उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए रामकृपाल यादव। फिर भाजपा ने दांव खेलना शुरू किया नित्यानंद राय पे, और इस बार तो कहानी यहां तक भी सामने आई, राजनीतिक गलियारे में चर्चा इस बात की होनी शुरू हो गई कि नित्यानंद राय और उनके चंद लोग, कुछ लोग तो जिक्र कर रहे थे कि शायद उसमें संजय जायसवाल भी शामिल है, दिलीप जायसवाल भी शामिल है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि सम्राट चौधरी का कद इतना बढ़े कि भाजपा उनको मुख्यमंत्री यहां पर बना दे। तो खेमेबाजी की शुरुआत हो गई थी। लेकिन खेमेबाजी के बावजूद आपने एक चीज गौर किया होगा कि नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान लगातार सम्राट चौधरी उनके साथ रहे। सम्राट चौधरी शैडो की तरह उनको फॉलो करते रहे। ये वही सम्राट चौधरी थे जिन्होंने पगड़ी बंधन किया था, प्रण किया था। फिर जब बीजेपी की सरकार बनती है जदयू के साथ मिलकर के, वो पगड़ी अपनी उतारते हैं, कसम तोड़ते हैं। लेकिन आज देखिए किस्मत का खेल कि यही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की कल शपथ। मैंने शिवपूजन जी कई बार सवाल भी किया था, वो इंटरव्यू किया मैंने, उनका कहा पगड़ी तो आपने बांधा था कि नीतीश कुमार को सत्ता से नीचे लाना है भाई, लेकिन वो तो नहीं है, आप पहुंच गए हैं। लेकिन आज देखिए आप जिस किस्मत की बात कर रहे हैं, पगड़ी बांधना, सत्ता से उतारना, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं था कि सम्राट वाकई सम्राट बनकर उसी गद्दी पर बैठ जाएंगे। किस्मत है, नाम को सार्थक कर रहे हैं, शायद नाम को सार्थक कर रहे हैं। आप देखिए कि किस्मत कैसे कैसे साथ देती है। 14 में जब ये राजद को तोड़ करके आए थे, मैंने देखा था, क्योंकि मैं कवरेज कर रहा था, लालू यादव को दिल्ली से भाग करके आना पड़ा था पटना, और पैदल ही भागे थे अपने 10 सर्कुलर रोड से, वो पैदल ही भागे थे राजभवन पे पार्टी को बचाने के। इसमें नारा उस वक्त लालू प्रसाद यादव सड़क पर दौड़ते हुए लगा रहे थे, धान का रोटी तावा पे और नीतीश गईल हवा में, ये वो नारा दे रहे थे। और आप सोचिए कि एकाएक फिर क्या परिस्थिति बदलती है कि 2014 का जो डिबैकल हुआ, नीतीश कुमार 2 सीटों पर आ गए, जदयू 2 सीटों पर आ गई थी। मॉरल हाई ग्राउंड प्ले करते हुए नीतीश कुमार ने कुर्सी जीतन राम मांझी को दे दी थी। फिर परिस्थिति करवट लेती है कि वही छोटे भाई बड़े भाई एक साथ आ जाते हैं, बीच में प्रशांत किशोर अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब द एंड हो गया सम्राट चौधरी का, क्योंकि वो तो एक पार्टी को तोड़ करके जिस पार्टी में आए उसी पार्टी ने राजद के साथ फिर से हाथ मिला लिया। इन्होंने फिर से एक बोल्ड डिसीजन लिया, हम के साथ मिलते हैं, फिर भाजपा में आते हैं और धीरे धीरे अपने आप को स्टैब्लिश कर जाते हैं। इस बीच हम देखते हैं चुनाव पर ठीक पहले प्रशांत किशोर हमलावर होते हैं, बड़े संगीन आरोप लगाते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि उन तमाम आरोपों का बिल्कुल स्पष्टीकरण ना तो सम्राट चौधरी की तरफ से आया ना भाजपा की तरफ से आया, बट द पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। दूसरी अहम बात यह है कि ग्रास रूट के नेता हैं, लगातार जीत दर्ज करते हुए आ रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो है वो जनता के साथ कहीं न कहीं कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर पाई। तो जो भी आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया वो एक तरीके से कहते हैं टाइम टाइम फिक्स हो गए। लेकिन सम्राट चौधरी ने अपनी पोजीशनिंग बड़ी जबरदस्त की, नीतीश कुमार के साथ साये की तरह चिपके रहे। इनको पता था कि नीतीश कुमार का आशीर्वाद जरूरी है। अंदर खाने से तो ये भी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने एक तरीके से एक राइडर दे दिया था भाजपा को कि अगला मुख्यमंत्री हो तो बिल्कुल वो कंधे पे हाथ रखना। शिवपूजन जी एक संकेत है, एक संकेत था कि कहा कि भाई आगे अब यही संभालेंगे। शिवपूजन जी आप बने रहिए। तो बिहार में नए युग की शुरुआत हो गई है, 2026 सम्राट युग। जी हां, कल सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं और बहुत बेहतर, आप समझिए एक सूखा खत्म हुआ है। डिप्टी सीएम की शपथ 2025 मिली थी, आप समझिए जो हम आपको ग्राफिक्स दिखा रहे हैं 2024 उससे पहले जाते हैं। डिप्टी सीएम की शपथ उस वक्त मिली थी, दूसरी बार डिप्टी सीएम बने, लेकिन दूसरी बार गृह मंत्री का पद भी मिला इनको, लॉ एंड ऑर्डर इनके जिम्मे। लेकिन 2024 दिखा 2026 यानी कल अब मुख्यमंत्री पद की शपथ। देखिए ग्राफ कैसे कैसे बढ़ा सम्राट चौधरी का। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि भाई 2025 में डिप्टी सीएम के साथ साथ गृह मंत्री भी बने। इसके अलावा देखिए इससे पहले भी डिप्टी सीएम बन चुके थे। 2017 में बीजेपी ज्वाइन की, 2023 में प्रदेश अध्यक्ष बन गए और समझिए सभी पार्टियों में रहकर आए। आरजेडी से शुरुआत हुई, जीतन राम मांझी की पार्टी में गए, जेडीयू में गए, उसके बाद बीजेपी में आए। तो बीजेपी में जो ग्राफ बढ़ा, जो काम करने का मौका मिला, जो भरोसा कायम किया, और वही वजह क्या सम्राट चौधरी वाकई बिहार के सम्राट बन गए हैं। और शिवपूजन झा जी हमारे सहयोगी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, स्टूडियो में जुड़े हैं सीधे साथ में। शिवपूजन जी आपको क्या लग रहा है कि आने वाला कल जो है, जब हम सम्राट चौधरी का जिक्र कर रहे हैं कि भाई कल से सम्राट युग की शुरुआत हो रही है, मैंने आपसे पूछा बदलेगा क्या, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी, अगर जेडीयू के कार्यकर्ताओं की बात करें तो अभी भी उनको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार का मार्गदर्शन मिलेगा। क्या यह संभव है कि राज्यसभा में बैठे नीतीश कुमार
या फिर बिहार भी होंगे, कंट्रोल उनके हाथ में नहीं होगा? कैसा उनका मार्गदर्शन होगा? संभावना है कि उनके कहने पर सरकार चल जाए? संभव ही नहीं है। जदयू के तमाम लोग ऑस्ट्रिच सिंड्रोम से कहीं ना कहीं ग्रसित हैं। नीतीश कुमार कोई नंबर 2 अगर अभी तक बना लेते, हालांकि कई बार कोशिश भी की, आपको याद होगा आरसीपी को काफी तरजीह मिली थी। आरसीपी एक तरीके से पार्टी चलाया करते थे, लेकिन आरसीपी से मोह भंग हुआ नीतीश कुमार का और आरसीपी आज कहीं नहीं है। उसके बाद नीतीश कुमार ने दांव खेला प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर को एक तरीके से सेकंड मैन इन कमांड कहा जाने लगा। पार्टी के महत्वपूर्ण डिसीजन लिया करते थे प्रशांत किशोर। फिर उसके बाद कैसे मोह भंग हुआ नीतीश कुमार का प्रशांत किशोर से, प्रशांत किशोर को कैसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, ये सबको पता है। बाकी जो इनके समकक्ष दूसरे बड़े नेता हैं, समाजवादी पृष्ठभूमि से निकलने वाले लालू प्रसाद यादव का आप जिक्र कर लें, उन्होंने कम से कम अपने छोटे बेटे को राजनीति में पूरी तरह से स्टैब्लिश कर दिया। अब विडंबना यह है कि जितनी भी ये क्षेत्रीय दल हैं, इनमें क्या है कि अगर एक सक्सेशन प्लान नहीं है तो पार्टी के वजूद पर बड़ा खतरा मंडराता है। वही खतरा भी फिलहाल जनता दल यूनाइटेड पर मंडराएगा, बहुत जल्द आप देखेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार उस पोजीशन में नहीं है कि बहुत लंबे वक्त तक पार्टी की कमान को उस एम्फैटिक असर्शन के साथ वो संभाल पाएंगे। नीतीश कुमार की सेहत कमजोर नहीं होती तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार ये कुर्सी इतनी आसानी से छोड़ देते? संभावना ही नहीं है। कोई मुख्यमंत्री का पद छोड़ना नहीं चाहता, वो भी तब जब आप अपने पीक पर हो। सबसे बड़ी बात यही है। लेकिन अब जो मैंने जो कहा काम करने का स्टाइल, लेकिन जेडीयू के कार्यकर्ता अभी भी आश्वस्त हैं कि भाई हमारा काम होगा। फर्क है बीजेपी कैडर और जेडीयू के कैडर में। लेकिन यहां मुझे लगता है कि बीजेपी के सामने जेडीयू के कार्यकर्ता या फिर कैडर के लोग थोड़े कमजोर साबित होंगे। थोड़े नहीं, बहुत कमजोर साबित होंगे भाई। इसके पहले तो ये बातें कही जाती थी, लेकिन नीतीश कुमार के अलावा किसी मंत्री की बात भी नहीं सुनते हैं अधिकारी। अब वैसी स्थिति तो रहेगी नहीं, क्योंकि जो कॉकस बना हुआ था पूरा ब्यूरोक्रेसी का, उसको तो तोड़ना बड़ा अनिवार्य होगा सम्राट चौधरी के लिए। अगर उसको तोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस अपने आप को एम्फेटिकली एसर्ट करने की स्थिति में आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा एक बदलाव होगा। बिल्कुल। और देखिए, कल के बाद हो सकता है परिवर्तन भी होंगे, प्रशासनिक स्तर पर हो या फिर बड़े लेवल पर, वो भी आपको नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिवपूजन जी, आपने बहुत सारी ऐसी बात बताई जिस पर जनता को जानना जरूरी था कि आखिर बिहार का भविष्य आगे कैसा होगा।